हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था वर्ण और जाति, तो आज हम इसके सेकंड लेक्चर को देखेंगे। सेकंड लेक्चर में हम इसे पूरी तरह कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज हमें बात करनी है सबसे पहले कि भारत में जो जाति थी उसके उद्भव से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हमें उन सिद्धांतों को समझना है कि भारत में जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, नॉर्मली हमने बातें कर ली थी कि भारत में जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है, उसको समझना है। तो पहला जो सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, जिसे हम नॉर्मली कहा जाता है, इसको देख लेते हैं पहले। परंपरागत सिद्धांत का मानना है कि जाति व्यवस्था दैवी देवी मूल से उत्पन्न हुई है और इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विस्तारित रूप है, जहाँ चारों वर्ण ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए थे, जिसमें पद अनुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण थे, मुख्य रूप से शिक्षक और बुद्धिजीवियों जीवी थे और ब्रह्मा के सिर से बने थे। देखिए दोस्तों, जो परंपरागत सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का, वो मानता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैवीय मूल से हुई है, मतलब कि देवताओं से संबंधित शक्ति के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। और ये एक सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, एक विराट पुरुष होता है, एक आदि पुरुष होता है जिसके शरीर से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति होती है। उसी तरह यहाँ कहा गया है ब्रह्मा जी के शरीर से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है। इसमें जो पद हैं, मतलब जो पद अनुक्रम है, उसमें सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मणी है और उनका मुख्य जो कार्य था वो शिक्षक से संबंधित कार्य था। जो शिक्षित व्यक्ति थे उन्हें ही ब्राह्मण वर्ग में शामिल किया गया। और ये ब्रह्मा के सिर से बने हैं। किससे बने हैं? जो ब्रह्मा जी का जो सर है उससे ये बने हैं। ठीक है, एक शरीर है तो शरीर का जो ये सर है उससे ये बने हैं। तथा जो सबसे नीचे ब्रह्मा के जो क्षत्रिय हैं, जो योद्धा हैं, जो क्षत्रिय हैं, योद्धा और शासक, उनकी भुजाओं से बने हैं। जो क्षत्रिय यानी कि योद्धा और शासक हैं वो ब्रह्मा की भुजाओं से बने हैं। जो वैश्य हैं या जो व्यापारी हैं उनकी जंघाओं से बने थे। सबसे नीचे ब्रह्मा के चरणों से आए शूद्र थे, अर्थात भुजाएं सुरक्षा, जांघें खेती करने या व्यापार करने के लिए, पैर पूरे शरीर के लिए मदद करते हैं। इसलिए शूद्रों का कर्तव्य अन्य सभी सेवा करना था। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में रीड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नॉर्मली आपको पता ही है और पहले भी लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी। तो डायरेक्टली बात करते हैं क्या कहना है यहाँ पे, क्या मतलब है। देखो, जो परंपरागत सिद्धांत है वो कहता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो दैवीय मूल से उत्पन्न हुई है, मतलब इसमें इंसान नहीं, ये देवताओं के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। अब ब्रह्मा का जो शरीर था उसका, उसमें जो सर है उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, जो भुजाएं थी उससे जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं उसकी उत्पत्ति हुई, और जो वैश्य थे उनकी उत्पत्ति जांघों से हुई, और जो पैर था, निचला जो हिस्सा था, उससे शूद्र की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पे इनके काम भी निर्धारित हैं। बताया गया है कि जो शिक्षक, जो बुद्धिजीवी थे वो ब्राह्मण थे, जो योद्धा वगैरह थे वो क्षत्रिय बने, और जो व्यापारी या किसान वगैरह थे वो वैश्य के रूप में बने। और जो सबसे जो नीचे थे, जो निम्न दर्जा का जो काम वगैरह कर रहे थे, जिनका काम सब तीनों वर्णों की सेवा करना था, तो उन्हें शूद्र कहा गया। इस सिद्धांत के समर्थक अपने रुख का समर्थन करने के लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और मनुस्मृति आदि का हवाला देते हैं। अब जो विद्वान इस परंपरागत सिद्धांत को फॉलो करते हैं वो किस चीज़ को अपने मतलब बिहाफ पर हमारे सामने रखते हैं, वो किस चीज़ को मतलब रखते हैं हमारे सामने, क्या सबूत रखते हैं, तो वो कहते हैं कि ऋग्वेद को देख लो आप। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, एक आप इसे एक चैप्टर कह सकते हो, ऋग्वेद एक ग्रंथ है तो उसका एक चैप्टर कह लो पुरुष सूक्त, जिसमें ये व्यवस्था बताई गई है। इसके अलावा मनुस्मृति में भी इसमें साफ तौर पर लिखा है, यही सारी बातें लिखी हैं। तो ये इसके समर्थक जो हैं वो मनुस्मृति हो गया, ऋग्वेद का जो ये पुरुष सूक्त हो गया, इसी का हवाला देते हुए इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इसके बाद आता है नस्ल आधारित सिद्धांत। इसे समझिए। जाति के लिए संस्कृत शब्द वर्ण है, जिसका तात्पर्य रंग है। देखो, वर्ण का मतलब भी रंग होता है। ऋग्वैदिक साहित्य आर्य और गैर आर्यों के बीच अंतर पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से जोर देता है।
ना कि उनके रंग में बल्कि उनकी वाणी, धार्मिक प्रथाओं और शारीरिक विशेषताओं में भी। वैदिक काल के दौरान प्रचलित वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से श्रम और व्यवसाय के विभाजन पर आधारित थी। ऋग्वेद में 3 वर्गों ब्रह्मा ब्रह्मा, क्षत्र और विष का अक्सर उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा और क्षत्र कवि, पुजारी और योद्धा प्रमुख का प्रतिनिधित्व करते थे। विष में वे सभी आम लोग शामिल थे। चतुर्थ श्रेणी का नाम शूद्र ऋग्वेद में केवल एक बार आता है। शूद्र वर्ग घरेलू नौकरों का प्रतिनिधित्व करता था। देखो दोस्तों, नस्ल के आधार पर एक सिद्धांत ये भी है कि जो वर्ण व्यवस्था सामने आई वो नस्ल के आधार पर सामने आई। मैंने आपको आर्यों के बारे में पहले ही के लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो आर्य लोग थे उन्हीं के द्वारा जब जब वो लोग आए भारत में, पश्चिमी भारत में जब वो आए, धीरे धीरे आने शुरू हुए, तो उन्हीं के द्वारा फिर ये वर्ण व्यवस्था को काफ़ी विस्तारित किया गया, वर्ण व्यवस्था लाई गई। हालांकि ये कहीं और से नहीं लाए थे, जब भारत में ये लोग बस गए तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूत रूप दिया, वर्ण व्यवस्था स्थापित की भारत में। तो इसी में हम देखते हैं कि जो आर्य लोग थे वो तो नॉर्मली 3 वर्णों में रह रहे थे। 3 वर्ण मतलब समझते हैं, जो ऊंचे वर्ण हैं, 3 वर्ण जो ऊंचे ऊंचे जो वर्ण हैं उसमें वो रह रहे थे। लेकिन जो आर्य नहीं थे, जो अनार्य थे, उनमें अंतर करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था सामने आ गई। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है नस्ल के आधार पर कि जो आर्य लोग थे और जो गैर आर्य थे, जो आर्य नहीं थे, उनकी वाणी में अंतर था, बोलने के तरीकों में, उनकी प्रथाओं में अंतर था, शारीरिक विशेषताओं में, रंग वगैरह में भी अंतर था, शरीर की बनावट में भी थोड़ा बहुत अंतर था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, सिंपल मतलब कहने का ये है कि जो आर्य लोग भारत में आए तो वो आर्य थे, ठीक है, वो आर्य थे, और जो आर्य नहीं थे वो मतलब जो भारत में पहले से ही रह रहे थे वो लोग गैर आर्य व्यक्ति थे। अब आर्य व्यक्तियों में और गैर आर्य व्यक्ति में नस्लीय आधार पर काफ़ी अंतर था और इसी के कारण वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ और ये सारी चीज़ें सामने सामने आई। नॉर्मली ये माना जाता है कि ऋग्वेद में नॉर्मली आप देखोगे कि जो ऋग्वैदिक काल वगैरह था उसमें 3 वर्ण ही होते थे। ये जो शूद्र वर्ण है ये बाद में आया, शामिल हुआ। कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो व्यवस्था थी इसमें पहले 3 वर्ग थे और ये काफ़ी लचीली थी, लेकिन शूद्र जैसी व्यवस्था धीरे धीरे जो गैर आर्य व्यक्ति थे उनको दे दिया गया शूद्र का स्थान। मैक्सिमम वैसे यही माना गया, जो आर्य नहीं थे व्यक्ति, नॉर्मली जो हार गए थे, लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, काफ़ी इतिहास है वो अलग चीज़ है। तो जो आर्य व्यक्ति थे उनका प्रभुत्व था और जो गैर आर्य थे, जो नॉर्मली एक तरह से एक दास की स्थिति में थे, तो उन्होंने शूद्र का दर्जा दिया। तो ये वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसमें ऋग्वेद में शुरुआत में हमें 3 वर्ण देखने को मिलते हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें फिर एक चौथा वर्ण जुड़ जाता है, शूद्र। तो आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि शूद्र ये जो वर्ण है ये शुरू से वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई, इसलिए ये शूद्र का स्थान सामने आ गया। और फिर इस शूद्र के स्थान के चलते धीरे धीरे इसमें अछूत को भी शामिल किया गया। अछूत का मतलब कुछ शूद्र व्यक्तियों को ही अछूत का दर्जा दे दिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा निम्न स्थिति थी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस स्थिति की। इन्हें कभी आप पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में तो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। सिंपल है, कंफ्यूज मत होइए, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी क्योंकि अब अभी आपको इतनी सारी बड़ी बड़ी जानकारी दे दी जाए तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। नए बैच के स्टूडेंट को अगर अभी आर्यों के बारे में पढ़ाया जाए, गैर आर्यों के बारे में अभी से ही पढ़ाया जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैसे भी ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ आर्यों के बारे में पढ़ाना है। ये भी तो नहीं है कि अलग से सिर्फ आपको एक वीडियो में आर्य बताया जाए, गैर आर्य पढ़ाया जाए। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है तो ऐसी चीज़ें जिसमें आपको आर्य और गैर आर्य को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको हल्का हल्का ही पढ़ाया जा सकता है। अभी इसको डिटेल में पढ़ाना यूज़लेस है अभी आपके लिए। फिर भी आप काफ़ी समझ गए होंगे, काफ़ी बातें मैंने आपको बता दी। आप अगर सिंपल से चाहें तो नस्ल को आप ये समझ सकते हैं, नस्ल आधारित सिद्धांत, कि जो आर्य लोग थे और जो गैर आर्य थे उनकी नस्ल में अंतर था, और उस अंतर को मतलब समाज में व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था सामने आई। राजनीतिक सिद्धांत भी है, राजनीति आधारित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा खुद को सामाजिक पद अनुक्रम की उच्चतम सीढ़ी पर रखने के लिए आविष्कार किया गया एक चतुर उपकरण है। डॉक्टर खुरिये कहते हैं कि भारत आर्य
संस्कृति की एक ब्राह्मणी संतान है जिसे गंगा की भूमि में पाला गया और फिर भारत के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया गया। नॉर्मली ये कहा गया कि गंगा में स्पेशली जो गंगा का जो मैदान है उत्तर प्रदेश वगैरह का या दिल्ली वगैरह का ये जो एरिया है पूरा, ये जो मैदान है इसमें स्पेशली रह रहे थे ये जो आर्य लोग थे। तो यहाँ पर कहा गया, डॉक्टर खुरे एक विद्वान हैं आधुनिक भारत के, इनके द्वारा कहा गया कि वर्ण व्यवस्था स्पेशली उत्तरी भारत में पनपी थी जिसे पूरे भारत में फिर फैला दिया गया। हालांकि आर्य मैक्सिमम जो सिंध का जो एरिया था वहाँ पर बसे थे, जो जहाँ पे आज पाकिस्तान वगैरह है, पंजाब है हमारा, हरियाणा है, ये मुख्य स्थान हैं आर्य जाति के। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में हमें सिंधु नदी का नाम ज़्यादा दिखाई देता है, गंगा नदी का नाम आपको नहीं मिलेगा। गंगा का नाम तो 3-4 बार आया होगा मुश्किल से शायद। तो यहाँ पे कहा गया राजनीति आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। इससे आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे आप कंफ्यूज ही हो रहे होंगे इसको लेकर, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आप सिंपल सी बात करें तो आप इस पॉइंट को लीजिए कि राजनीति आधारित सिद्धांत कहता है कि ब्राह्मणों ने अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत रखने के लिए, अपने आप को पूरी व्यवस्था में सबसे ऊपर रखने के लिए ऐसी वर्ण व्यवस्था बना दी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था में अपने आप को ऊंचा स्थान देने के लिए वर्ण व्यवस्था का आविष्कार किया। ब्राह्मणों ने देश के शासक का समर्थन प्राप्त करने के लिए पुजारी और या पुरोहित के माध्यम से राजा की आध्यात्मिक योग्यता की अवधारणा को भी जोड़ा। छोड़ो ये यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक आधारित सिद्धांत। अब ये व्यावसायिक आधारित सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जाति पद अनुक्रम व्यवसाय के अनुसार है। जिन व्यवसायों को बेहतर और सम्मानजनक माना जाता था, उन्होंने उन व्यक्तियों को उन लोगों से बेहतर बना दिया जो गंदे व्यवसाय में लगे हुए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यवसाय आधारित सिद्धांत कहता है कि व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका विकास हुआ। जो वर्ण व्यवस्था में जो निम्न काम करने वाले लोग थे उनको निम्न वर्ण का दर्जा दिया गया और फिर उनकी एक तरह से समाज में उनकी स्थिति भी निम्न बन गई। इसके अलावा एक सिद्धांत है कर्म और धर्म आधारित। तो इसके बाद एक धर्म और एक कर्म आधारित सिद्धांत है। धर्म और कर्म आधारित सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्तियों के कर्म के आधार पर, जो व्यक्ति के काम थे उसी के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। अभी से हम रीड कर लेते हैं। कर्म और धर्म सिद्धांत भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, जबकि कर्म सिद्धांत यह विचार रखता है कि एक आदमी पिछले अवतार में अपने कार्यों के परिणाम के कारण एक विशेष जाति में पैदा हुआ। धर्म का सिद्धांत बताता है कि एक आदमी जो जाति व्यवस्था और उस जाति के सिद्धांतों को स्वीकार करता है जिससे वह संबंधित है, धर्म के अनुसार रह रहा है। अपने धर्म की पुष्टि अमीर उच्च जाति में उसके जन्म पर भी होती है और उल्लंघन निम्न और गरीब जाति में जन्म देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा कहा जा रहा है कि एक कर्म सिद्धांत है जो ये बताता है, कर्म और धर्म सिद्धांत है ये बताता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में, जब व्यक्ति का मतलब पहले का जो जन्म था उसमें व्यक्ति ने जो भी काम किए, जो भी कार्य किए, उसी के परिणाम स्वरूप उसे इस जन्म में, इस अवतार में उसे उसी जाति वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में, यानी कि पहले के जन्म में, पहले के अवतार में अगर बहुत ज़्यादा पाप किए थे, बहुत ज़्यादा बेकार काम किए थे, तो उसको आज के जन्म में, आज का मतलब ये सिद्धांत बताता है कि इस टाइम पर उसको बेकार वर्ण व्यवस्था में वो शामिल है। मतलब एक तरह से यहाँ पर एक तरह से भगवान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है कि आपने जो कर्म किया है उस कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको आपका वर्ण दिया गया है। आपने पहले बेकार कर्म किया होगा, इसीलिए आपको बेकार वर्ण व्यवस्था में या जाति व्यवस्था में शामिल किया गया। हो सकता है आप जो ऊंची जाति के जो व्यक्ति हैं, हो सकता है उन्होंने पहले के जन्म में बहुत अच्छा कार्य किया हो, इसलिए उन्हें ऊंची जाति में शामिल किया गया है या वो ऊंची जाति में उनका जन्म हुआ। तो ये कर्म सिद्धांत यही बताता है कि आपने कर्म जैसा किया उसी हिसाब से उसी जाति में आपका जन्म हुआ है। इसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि जो धर्म है वो यही बताता है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है और वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब जो नियम वगैरह हैं जाति से संबंधित उसका उल्लंघन करता है या गलत काम करता है, तो उसका जो पुनर्जन्म होगा वो निम्न जाति में ही होगा।
तो यहाँ पर आप इस धारणा को समझ सकते हैं, कर्म और धर्म का सिद्धांत यही कहता था। देखिए दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप समझेंगे आगे, तो आगे की बातों को जब आप आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि ये जो जाति व्यवस्था थी ये बनी इसलिए भी रही क्योंकि जो शूद्र लोग थे उनके ऊपर अत्याचार इसलिए भी होते रहे क्योंकि ये जो लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, वो यही मानते थे कि ये जो व्यवस्था है वो भगवान ने हमारे लिए बनाई है और हमने पहले के जन्म में बेकार कार्य किया होगा, इसीलिए मेरा या किसी व्यक्ति का जन्म इस गरीब जाति में हुआ है या निम्न जाति में हुआ है। तो ये लोगों के अंदर ये धारणा बन गई थी। इस सिद्धांत ये हमें यही बताता है। भारत का दौरा करने वाले चीनी विद्वान हुइंग त्यांग्स ने लिखा है कि भारत देश में ब्राह्मणवाद प्रभावी था, समाज की व्यवस्था पर जाति का शासन था और कसाई, मेला ढोने वालों, मेला होता है, मेला गंदी चीज़, मेला ढोने वालों जैसे अशुद्ध व्यवसायों का पालन करने वाले व्यक्तियों को शहर से बाहर रहना पड़ता था। अब एक चीनी विद्वान था जिसने भारत का दौरा किया था, तो वो लिखता है, लगभग ये हेन सांग एक चीनी विद्वान था, इसने भारत का दौरा किया था प्राचीन भारत में। तो ये बताता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरे भारत में काफ़ी प्रबल रूप से लागू थी। समाज व्यवस्था में जाति व्यवस्था का शासन था और जो निम्न कार्य करने वाले जो लोग थे, जैसे कि कसाई हो गए, जो मैल वगैरह साफ करने वाले, जो पशुओं के शरीर को, मतलब पशुओं के शरीर से काम करने वाले, जो चमड़े वगैरह का काम करने वाले जो लोग थे, उनको गांव से, जो मुख्य जो शहर था, मुख्य जो गांव था, उससे बाहर रहना पड़ता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक हमने बात कर ली भारत में जाति व्यवस्था के उद्भव का जो सिद्धांत था उसको हमने समझ लिया, जो प्रमुख सिद्धांत थे भारत में जाति व्यवस्था के। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के, कि आखिर ये जो जाति व्यवस्था थी इसकी विशेषताएं क्या थी, मतलब ये जो जाति व्यवस्था थी उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, इसको हम देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो यहाँ पे समाज का विभाजन जल्दी से देखते हैं दोस्तों। तो जाति व्यवस्था की एक विशेषता थी कि जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित कर दिया था, समाज को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जातियों के अंतर्गत बांट दिया था। इसके अलावा पद अनुक्रम, जाति व्यवस्था की दूसरी विशेषता थी पद अनुक्रम। पद अनुक्रम का मतलब है कि समाज में पद निर्धारित कर दिए गए, एक ऊंचा पद था, एक उससे नीचा पद, एक सबसे नीचा पद। जैसे कि सबसे ऊंचा जो पद था वो ब्राह्मणों का पद था, जो ब्राह्मण थे वो सबसे सर्वोच्च थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ये पद अनुक्रम में विभाजित कर दिया समाज को इसने, जाति व्यवस्था ने। इसके अलावा एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब है सवर्ण विवाह। मतलब जाति व्यवस्था ने भारत में जो समाज था उसके अंतर्गत एंडोगैमी को, यानी कि सवर्ण विवाह को बढ़ावा दिया। देखो क्या हुआ कि जो जाति थी उसी के अंदर विवाह हो सकते थे, जो शादी वगैरह थी वो जाति के अंदर ही हो सकती थी। तो जाति व्यवस्था ने एक चीज़ लागू कर दी कि विवाह के संबंध में जो वर्ण व्यवस्था थी उसी को लागू किया कि वर्ण के बाहर या जाति के बाहर विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसी में हम देखते हैं कि एक जाति या उपजाति के सदस्यों को अपनी जाति या उपजाति के भीतर ही, अंदर ही शादी करनी चाहिए। ये एंडोगैमी का सिद्धांत था। देखो दोस्तों, अलग अलग जाति में भी अलग अलग गोत्र सामने आ गए थे और उस गोत्र के तहत निश्चित किया जाता था कि आपको अपनी जाति के किस गोत्र से शादी करनी है। मतलब यह है कि जाति के अंदर भी एक छोटा समूह विकसित हो गया। जैसे कि अलग अलग जातियाँ, जैसे कि लुहार ले लो, सुनार ले लो, तो ये जो जातियाँ हैं इनके अंदर भी आप अलग अलग गोत्र देखोगे, अलग अलग मूल देखोगे, अलग अलग मूल के लोग हैं, अलग अलग गोत्र के लोग हैं। जाति एक है लेकिन उस जाति के अंदर भी कई सारी उपजातियाँ हैं। तो विवाह को उस जाति के अंतर्गत ही निश्चित कर दिया गया कि जाति के बाहर विवाह नहीं होगा। अगर वो कोई विवाह जाति के बाहर होता था तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, उन जोड़ों को जो शादी करते थे बहिष्कार किया जाता था। भोजन और पेय पर प्रतिबंध, अब जो खाने पीने से संबंधित जो सामान था उस पर भी कई तरह के प्रतिबंध लग गए थे। जैसे कि जो ब्राह्मण थे वो सिर्फ कुछ जातियों से ही खाना खा सकते थे, वो सभी लोगों का, जो स्पेशली जो निम्न जाति के लोग थे उनसे कुछ भोजन नहीं लेते थे। इसके अलावा जो निम्न जाति के लोग थे वो बड़े लोगों के यहाँ भोजन नहीं ले सकते थे। इसके अलावा जाति व्यवस्था ने एक विशेष नाम को
बढ़ावा दिया कि प्रत्येक जाति का एक विशेष नाम होता था। जाति व्यवस्था की एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति का एक नाम होता था। शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा। अब जाति व्यवस्था की एक विशेषता थी कि इसने जाति व्यवस्था ने शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा को बढ़ावा दिया। ये क्या है? देखो, अब सभी जो जातियां थी उसमें शुद्धता का विचार सामने आया। इसने शुद्धता का विचार का मतलब था कि हमें अपनी जाति के जितने भी नियम हैं उसको फॉलो करना है, और जो अशुद्ध लोग हैं, जैसे कि जो निम्न जाति के लोग थे, जो निम्न काम करने वाले लोग थे, उनको अशुद्ध बना दिया गया और उससे दूर रहने की बात की गई। ये था प्रदूषण। ठीक है, शुद्धता और प्रदूषण का मतलब था कि अशुद्ध लोगों के साथ जो निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति थे उनसे दूर रहना और अपने आप को शुद्ध रखना। इसके साथ ही जाति पंचायत। जाति पंचायत क्या है? देखो, वर्ण जाति व्यवस्था की एक विशेषता थी जाति पंचायत। देखिए दोस्तों, प्रत्येक जाति की अपनी अलग पंचायत होती थी। कहने का मतलब है, जैसे कि जो सुनार जाति है, अब सुनार को ले लो तो उसमें आप देखोगे कि इनकी अपनी अलग ही सभा बैठेगी। जो बड़े बड़े मेंबर होंगे, बुजुर्ग वगैरह होंगे, सीनियर लोग होंगे, अमीर आदमी होंगे, उनकी अपनी अलग सभा बैठेगी और वो कोई निर्णय लेंगे। इसी तरह दूसरी जाति के कोई व्यक्ति है, कोई कुम्हार जाति ले लो, लोहार ले लो, तो ये जो जातियां हैं इनकी अलग अलग अपनी पंचायत रही हैं, अपनी जाति से संबंधित पंचायत रही हैं। कहने का मतलब है, एक गांव है, ठीक है, एक गांव में कई जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, दूसरे भी लोग रह रहे हैं। ठीक है, हालांकि हो सकता है किसी जाति के लोग मुख्य रूप से हों, लेकिन फिर भी एक गांव होता है या कुछ गांव होते हैं जिनकी अपनी एक पंचायत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सिंपल सी जो पंचायत जिसका नाम आप सुनते आए हैं, ये जाति पंचायत से अलग इस तरह से है क्योंकि जाति पंचायत सिर्फ एक जाति के अंतर है। ये पंचायत सबके लिए होती है, लेकिन कई सारे मामले क्या होते हैं, जाति के अंतर्गत ही सिमट जाते हैं। जाति की अपनी पंचायत होती है, बड़े बुजुर्ग अपनी जाति में फैसला ले लेते हैं, जो भी निर्णय होता है वो आपस में ले लेते हैं और फिर आगे फैसले को जाने नहीं देते, यहीं पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जाति पंचायत रही है। आप देखते हो, आप अपने परिवार में देख सकते हो, अगर आप किसी जाति व्यवस्था से संबंधित हो तो आप देखोगे कि आपके घर में भी कभी कोई मतलब आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में कभी कोई दिक्कत हो जाए, कुछ डिसीज़न वगैरह लेने पड़ जाते हैं, कोई निर्णय ज़रूरी हो जाता है, तो कई बड़े जो बुज़ुर्ग वगैरह, जो बड़े आदमी होंगे, बड़े बुज़ुर्ग होंगे, परिवार के सदस्य होंगे, वो आपस में बैठते होंगे, मिलते होंगे, फिर डिसीज़न लेते होंगे कि हमें क्या करना है, क्या फ़ैसला है। तो कई सारी चीज़ें हैं, यही है जाति पंचायत। तो यहाँ पर हमने जाति की विशेषताओं को बहुत ही कम शब्दों में समझने की पूरी कोशिश की। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के कार्य की। अब जाति व्यवस्था के क्या कार्य थे, इसे जल्दी से समझो, डिटेल में नहीं जाना बहुत। जाति व्यवस्था के दोस्तों कार्य यही थे कि जाति व्यवस्था के तहत जो जो व्यवसाय वगैरह था उसको निश्चित कर दिया गया, उसको वंशानुगत कर दिया गया। जो व्यवसाय था, जैसे कि आपका कोई भी काम था, जैसे कि लोहार का बेटा लोहार, तो ये वंशानुगत हो गया आपका व्यवसाय। जाति व्यवस्था का ये कार्य था कि उसने व्यवसाय को, व्यापार को, काम को एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित नहीं किया, एक जाति के अंतर्गत वंशानुगत कर दिया उसको, कि आज अगर किसी का बेटा लोहार है तो उसका बेटा भी लोहार ही बनेगा, कोई कुम्हार है तो उसका बेटा कुम्हार ही बनेगा। तो ये निश्चित कर दी गई। इसके अलावा इसने कई सारे नियम वगैरह बना दिए, जैसे कि विवाह से संबंधित नियम बना दिए और दूसरे कई सारी जाति व्यवस्था से संबंधित इसने समाज के लिए कई सारे नियम बनाए। तो मुख्य रूप से यही कार्य थे जाति व्यवस्था के, इसे ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना था। अब मेनली बात करते हैं जाति व्यवस्था की क्या खामियां थी, क्या कमियां थी। देखिए दोस्तों, जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी जो कमी थी वो यही थी कि इसने शूद्रों को सबसे ज़्यादा निम्न स्थान दे दिया। जो शूद्र व्यक्ति थे, जिन्हें शूद्र कहा गया, उन्हें बहुत ज़्यादा निम्न स्थान दिया, जिसके तहत उनका विकास नहीं हो पाया। और आज भी हम देखते हैं, आज भी जो दलित लोग रहे हैं, जिनमें बहुत सारे शूद्र शामिल हैं, जो दबे कुचले लोग रहे हैं, आज भी हम उनकी स्थिति देखते हैं, वो आज भी समाज में उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी। तो ये सब प्राचीन भारत का ही एक परिणाम था। प्राचीन भारत में जो जाति व्यवस्था रही थी, उसी का एक परिणाम है। आज भी दलितों की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी खामी यही है कि दलित जो लोग थे, जो शूद्र लोग थे, उनकी स्थिति में मतलब सुधार नहीं हो पाया। उन्हें सबसे बड़ी जो खामियां हैं, ये देखो, जाति व्यवस्था की जो कमी ये है कि इसने एक वर्ग को, एक वर्ग जो शूद्र वर्ग था, उसको पूरी तरह समाज से अलग कर दिया। मतलब ये है कि मान लो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं। अब देखो, शूद्रों की संख्या कुछ कम तो नहीं है, मैक्सिमम अगर हम देखें तो 20% भारत की मानी जाती थी आज़ादी के टाइम पर। हम देखते हैं कि 20% जनसंख्या शूद्रों की मानी जा रही थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, वैसे लगभग 20% शूद्र व्यक्ति थे। आप खुद सोचो कि 20%
कम तो नहीं होता पूरी आबादी का। अब इतनी बड़े प्रतिशत को आपने पूरी तरह जो भी मतलब ब्राह्मण वाद जो व्यवस्था थी उसके तहत जो जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया उसके तहत जो शूद्र व्यक्ति थे उनको पूरी तरह जो बौद्धिक कार्य होता है, जो विवेक से संबंधित, जो दिमाग से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे कि पढ़ाई का कार्य हो गया, फिलोसफर का जो कार्य हो गया, चिंतन करना किसी चीज़ को लेकर, दिमाग लगाना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया बनाना, आविष्कार करना कुछ, मतलब इस कार्य से पूरी तरह आपने इस समाज को अलग कर दिया और आपने इस समाज को पूरी तरह क्या कहा कि आपका काम है बस तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस तरह एक बड़े वर्ग को इसने पूरी तरह समाज से हटा दिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिए, जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी जो खामी रही है आपको समझ में आएगी मेडाइवल टाइम में। मेडाइवल टाइम में आप देखिए, जो आप मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे, मध्यकालीन भारत देखेंगे, जब भारत पर इस्लामी शासन का आक्रमण हुआ, आप खुद सोचिए कि भारत में इस्लामिक शासन कैसे टिक गया। भारत में इस्लामिक जो आक्रमण हुए थे आखिर वो कैसे इतना ज़्यादा अच्छे से भारत में स्थापित हुए। इस्लामिक जो शासक मतलब इस्लामिक जो शासक थे उन्होंने अपना शासन इसलिए भी भारत में स्थापित कर पाए वो लोग क्योंकि जाति व्यवस्था ने भारतीय सेना को कमज़ोर कर दिया था, भारतीय जो स्टेट थी उसको कमज़ोर किया था। देखो, जाति व्यवस्था ने कहा कि युद्ध करना सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों का ही काम है, युद्ध करना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, एक वर्ग क्षत्रिय का। अब ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं थे युद्ध करने के लिए, जो वैश्य थे वो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे, जो शूद्र थे उन्हें तो पूरी तरह ही मना किया गया था कि आपका काम तो बस तीनों की सेवा करना है। तो आप खुद सोचो कि सिर्फ सारा का सारा बोझ एक वर्ण के ऊपर आ गया था। हालांकि इस वर्ण ने भी अपने पद का फ़ायदा उठाया, ऐसा नहीं कह सकते कि क्षत्रिय अच्छे थे या बेकार थे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि एक वर्ण के को कह दिया गया कि आपका काम युद्ध करना है और तीन वर्ण साइड रख दिया गया तीनों को। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं शासन के मामले में तो आप देखोगे मध्यकालीन भारत में इस्लामिक शासन पूरी तरह भारत में मतलब अपने पैर जमा पाया, मजबूती से शासन हो पाया इस्लामिक शासन, तो उसका कारण यही था कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को कमज़ोर कर दिया था। आप सुनेंगे जो मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गजनी कहता है कि मुझे देखो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उसमें आक्रमण किया था, तो गजनी कहता है, मोहम्मद गजनी कहता है कि भारत में मुझे जो अपनी सेना के लिए, अपने लोगों के लिए जो खाने पीने का जो सामान था या जो ऊँट वगैरह थे वो हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब ये कि इतनी दूर से वो आया, जो मोहम्मद गजनी था वो अफ़गानिस्तान से होते हुए इतनी दूर से भारत के गुजरात में आया और इतने रास्ते में कई सारे भारत के लोगों ने उसकी मदद भी की। हालांकि उसको कई सारे विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, कई सारे कबीलों ने उसके ऊपर आक्रमण भी किए, लेकिन वो अपने कार्य में सफल रहा क्योंकि कई सारे भारतीयों ने उसकी हेल्प भी की थी। क्यों की थी? क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि जाति व्यवस्था ने तो सभी कार्यों को निश्चित कर दिया था। सबका अपना-अपना सबका फ़ोकस अपने कार्यों पर था। जो वैश्य थे उनका फ़ोकस अपने व्यापार पर था, अपने किसानी खेती पर था। बस क्षत्रिय का जो काम था वो युद्ध में था। तो ये सारी कमियाँ थी, एक बहुत बड़ी कमी थी जाति व्यवस्था की। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि बहुत लोग कहेंगे कि नहीं सर, सेना में तो कई ब्राह्मण भी शामिल थे, कई वैश्य भी शामिल थे और कई हो सकता है शूद्र भी शामिल हो। शूद्र का तो एग्ज़ाम्पल नहीं लिखता। देखो, ब्राह्मण और वैश्य शामिल थे सेना में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप थे। मतलब ये है कि इनको इतना प्रोत्साहित नहीं किया गया क्योंकि जाति व्यवस्था ने इतना प्रोत्साहित वैश्यों और ब्राह्मणों को नहीं किया सेना में भर्ती के लिए। तो ये यहाँ पे ये जाति व्यवस्था की एक कमी थी। तो जाति व्यवस्था की हमने कमियों को देख लिया कि इसने शूद्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की या शूद्रों का मतलब एक तरह से अत्याचार हुआ जाति व्यवस्था में और इसने भारतीय समाज को कमज़ोर किया। अब बात करते हैं कि जाति व्यवस्था भारत के लिए अद्वितीय। देखो दोस्तों, भारत के लिए भारत की जो ये जाति व्यवस्था है वो अपनी एक अनोखी जाति व्यवस्था है। यूँ तो जाति व्यवस्था हमें दूसरे देशों में भी मिल जाएगी, जापान में भी मिल जाएगी, चीन में भी कहा जाता है जाति व्यवस्था आपको दिख जाएगी। लेकिन जो दूसरे देश हैं वहाँ पर जो जाति व्यवस्था है वो थोड़ी अलग तरह की है। जैसे भारत में एक पूरी तरह व्यवस्थित जाति व्यवस्था नहीं है। भारत की जाति व्यवस्था का अंदाज़ा या मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो जाति व्यवस्था भारत के आज से 2500 साल पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले जो भारत में थी, वो आज भी पूरी तरह कायम है। हालांकि ये 3500
मतलब लगभग 3500 साल पहले से ही वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। उस समय ये लचीली थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे कठोर होते-होते आज हम देखते हैं कि अब भारत आज़ाद भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। कितनी ज़्यादा मतलब हम लोगों ने अब अवेयर भी हो गए हैं कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ होने के बाद भी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज भी जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है, तो आप समझ सकते हो कि भारत की जाति व्यवस्था कितनी ज़्यादा प्रबल रही है। आज भी आप जाति व्यवस्था के लिए आप गाँव में जाकर देख सकते हैं कि आपको साफ-साफ जाति व्यवस्था देखने को मिलेगी। और आप खुद की जाति में भी देख सकते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे कि जातिगत नियम आज भी फॉलो किए जाते हैं। तो भारत के लिए ये अद्वितीय है, हालाँकि बहुत सारे देशों में है, लेकिन भारत की जो जाति व्यवस्था है वो काफ़ी कठोर रही है। तो यहाँ तक हमें इन टॉपिक्स को कवर करना था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना था, हल्का-हल्का ही करना था, इसलिए यहाँ पे मैंने बस आपको समझा दिया है। अब हमें बात करनी है वर्ण और जाति में अंतर क्या है। देखो दोस्तों, अब ज़मीनी स्तर में मैं बताता हूँ हकीकत क्या है। देखो, अभी जब मैं यहाँ पे आपको जाति समझा रहा था ना, तो आप वर्ण व्यवस्था भी इसे कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जाति व्यवस्था कह लो, वर्ण व्यवस्था कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या, हम सभी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को एक साथ मानकर चलते हैं, एक सेम मानकर चलते हैं। हालाँकि अंतर है इसमें, बट अंतर पर अब फ़ोकस किया ही नहीं जाता। अगर हम अंतर पर फ़ोकस करेंगे तो हम पूरी तरह गुम हो जाएँगे और हमारी समझ से सारी चीज़ें परे हो जाएँगी, इसलिए अंतर नहीं किया जाता, दोनों को हम सेम ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जितना भी जाति के बारे में बताया, वो सबका सब वर्ण व्यवस्था पर भी लागू होता था। लेकिन अब यहाँ पर आप अलग से थोड़ा-सा समझिए, ठीक है? अभी ऊपर मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, आप उसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी मान सकते हैं, जाति के व्यवस्था के अंतर्गत भी मान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम भेद को देख लेते हैं कि आखिर इसमें ज़मीनी स्तर पर हकीकत में क्या अंतर है वर्ण और जाति में। देखो दोस्तों, सामाजिक स्थिति में वर्ण व जाति एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु इन दोनों अवधारणाओं में स्पष्ट भेद है। देखो, संबंधित हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर है, भेद है। पहला भेद यह है कि तथ्य यह है कि वर्ण कर्म की प्रधानता थी, वर्ण में कर्म की प्रधानता थी, जिसमें कालांतर में जन्म की प्रधानता भी प्रविष्ट हो गई। इसके विपरीत जाति प्रारंभ से ही जन्म प्रधान है। द्वितीय, वर्ण व्यवस्था में समाज स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 रूपों में विभक्त था, जबकि जाति व्यवस्था में असंख्य उपजातियों का जन्म व्यवस्था में है, उतनी वर्ण में नहीं है। जाति व्यवस्था में है, यहाँ पे जाति होगा। यहाँ पे आप समझिए, मेन 2 अंतर यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं जाति और वर्ण में। देखो, वर्ण और जाति में 2 अंतर हैं। पहला अंतर ये है कि जो वर्ण था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो शुरू-शुरू में कर्म के ऊपर आधारित थी, मतलब कर्म की प्रधानता थी। जो व्यक्ति जो कार्य करता था, उसको उस हिसाब से उसको वर्ण दिया जाता था। निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति को शूद्र का दर्जा, उच्च कार्य करने वाले व्यक्ति को वर्ण का दर्जा, कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको अच्छा वर्ण दिया जा रहा था। पहले मतलब कर्म के ऊपर डिपेंड था वर्ण। लेकिन जब जाति का आरंभ हुआ तो जाति शुरू से ही जन्म पर आधारित थी, वर्ण तो बाद में जन्म पर आधारित हुआ। कालांतर में धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के ऊपर आधारित हो गई। लेकिन जाति शुरू से ही जन्म के ऊपर आधारित थी और जन्म के आधार पर ही जाति का व्यक्ति को उस जाति का माना गया। दूसरा अंतर यह है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर हमें साफ तौर पर सिर्फ 4 ही वर्ण देखने को मिलते हैं। साफ तौर पर एक ब्राह्मण हो गया, एक शूद्र और एक वैश्य और एक क्षत्रिय। तो हमें ये 4 वर्ण देखने को मिल जाते हैं स्पष्ट रूप से। 4 हैं, 4 के अलावा आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति की संख्या असंख्य है, बहुत जातियाँ हैं। आप कभी देखेंगे कि ओबीसी में कौन-कौन सी जातियाँ आती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ओबीसी में आते हैं, तो आप देखो कभी किसी राज्य की सूची निकाल कर कि उसमें कौन-कौन सी जातियाँ ओबीसी में शामिल हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी जातियाँ हैं। तो बहुत सारी जातियाँ, अगर हम जातियों की बात करें तो जातियों में जातियाँ बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया कि जाति शुरू से ही जन्म पर आधारित है और जाति में जो संख्या है वो असंख्य है, बहुत सारी संख्या है जाति की। तो यहाँ पे ये आपको अंतर समझ में आ गया। बट बस मैं यही कहूँगा, अंतर जब आपसे पूछे तो आप ऐसे ही अंतर बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जो भी बातें कर रहे हो, यहाँ पे हम जाति व्यवस्था की जो भी बातें कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था की जो भी बातें कर रहे थे, वो यहाँ पे सिमिलर हैं। जैसे मैंने बोला जाति व्यवस्था की ये विशेषताएँ थी, तो ये वर्ण व्यवस्था पर भी पूरी तरह लागू होती हैं। तो यहाँ पर आप इनको एक करके समझो। देखो, आपको मन में पता होना चाहिए अंतर।
आपको पता चल गया कि इन दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर है और अंतर सिर्फ इतना ही है। आपको अंतर समझ में आ गया कि जन्म के आधार पर अंतर है और जाति की जो संख्या है वो ज़्यादा है, बस इतना आपको पता है। अब अपने अंदर ये समझ रखे रहो कि दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी जब आप इसे पढ़ो या कहीं भी पढ़ाओ तो नॉर्मली आप इसको एक करके ही पढ़ाओ या बताओ, या कहीं पर आंसर लिख रहे हो तो एक करके ही आप इसको आंसर लिखोगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इस लेक्चर के साथ आपका ये जो चैप्टर था, ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।